नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक है साथियों, ये विगत वर्षों में बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। ठीक है साथियों, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट हो सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर साथियों आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया गया, आप चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊंगा। पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, तो किसने विकसित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टर्मन ने। अगर आप अपना जो है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथियों आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चुन सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपलब्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है स्वस्थ वातावरण। ये जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सतही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि बुद्धि स्तर में भी, अभिव्यक्ति में भी, गतिवाही योग्यता में भी, ये जो है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए जो है ऑप्शन डी, ये समस्या आवश्यक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया? हिप्पोक्रेट्स ने। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है? रक्षात्मक यांत्रिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मानक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। विद्यार्थी क्या है शिक्षण प्रक्रिया में? आश्रित चर है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इनमें से कौन सा है जो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिसलेक्सिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खाली स्थान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 70 से कम, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है वो मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है साथियों, ये टॉपिक आप जरूर देख लेना, ये इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य ही आते हैं। और ये भी टॉपिक है, ये जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये इस तरह से जो टॉपिक है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है,
खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो कैसे बच्चों में? प्रतिभाशाली बच्चों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो कितने घंटे हैं? ऑप्शन डी 45 घंटे प्रति सप्ताह। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो किस पर बल देता है? करके सीखने पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो कौन सा है? तो ये सभी आ जाएंगे, स्नायु मंडल, मांसपेशी वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था में? उत्तर बाल्यकाल अवस्था में। अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो कौन सा थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ये, कोई नहीं, मतलब ये सभी कथन सही हैं। ठीक है साथियों, ये सभी कथन उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ये सभी कथन सही हैं। अगला है, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? ऑप्शन बी रॉस ने। रॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु पर? तो कौन सी आयु पर? 11 वर्ष की आयु पर। अगला है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी की अवस्था तक, यानी कि कौन सी आयु की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? कौन से उम्र की अवस्था तक? तो 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू है। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो कौन सा उदाहरण? ये रुचि। रुचि जो है अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, अभिप्रेरणा वर्णित होती है किसमें? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों में, यानी कि ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा। तो साथियों ये था हमारा जो है 30 जो है महत्वपूर्ण बाल विकास से संबंधित प्रश्न। आज की वीडियो में बस इतना ही। साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।